नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे रेट्रोगेट डेबिलिटेटेड प्लैनेट के विषय में। जो ग्रह नीच राशि में स्थित होते हैं और साथ ही साथ वक्री होते हैं, तो उनके बारे में जानेंगे, उनके गुण दोष स्वभाव के बारे में जानेंगे, उनके बिहेवियर के बारे में जानेंगे आज के एपिसोड में। नीच राशि में स्थित ग्रह और नीच राशि में स्थित ग्रह जो वक्री हो जाए, तो क्या दोनों के फल समान हैं कि दोनों में फलों में अंतर है? उन दोनों के बिहेवियर में क्या चेंजेस आ जाते हैं? एक ग्रह जो कि नीच राशि में स्थित है, अपने नीच का है, और एक ग्रह जो कि नीच राशि में स्थित है सेम एज इट इज, लेकिन साथ ही साथ वक्री है, तो उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आ जाते हैं? आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। नीच जो कोई ग्रह वक्री हो, चाहे उच्च राशि में स्थित होकर वक्री हो, चाहे नीच राशि में स्थित होकर वक्री हो, या सामान्य किसी राशि में वक्री हो, उसका बिहेवियर हमें तब जाके समझ में आएगा जब हम रेट्रोगेशन को कायदे से समझ लेंगे। ग्रहों का वक्री होने का जो प्रोसेस है, जब हम उसको कायदे से समझ लेंगे तब हमें आसानी से समझ में आ जाएगा कोई ग्रह जब वक्री होता है तो उसके बिहेवियर किस टाइप के हो जाते हैं, उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आ जाते हैं। रेट्रोगेशन की टेक्निकल एक्सप्लेनेशन हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस की थी, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको आप देखिएगा। वहाँ पे हमने एस्ट्रोनॉमी का यूज़ करके और एस्ट्रोलॉजी का यूज़ करके एक टेक्निकल एक्सप्लेनेशन दी थी रेट्रोगेशन की। और रेट्रोगेशन जो ग्रह वक्री होते हैं उनके बिहेवियर को समझने के लिए हमें रेट्रोगेशन के प्रोसेस को सही तौर पर समझना बहुत ज़रूरी है। तभी हमें जाकर के उनके बिहेवियर, ग्रहों के बिहेवियर में क्या चेंजेस आते हैं, हमें समझ में आ पाएगा। तो हमने इसका लिंक उस वीडियो का हमने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, आप जाकर के वहाँ से देखें। और साथ ही साथ जो उच्च के ग्रह वक्री हो जाते हैं, रेट्रोगेट एक्साल्टेड प्लैनेट, उनके बारे में हमने एपिसोड पहले बना रखा है, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको आप देखेंगे तो उसकी भी डिटेल आपको मिल जाएगी। आज हम लोग का पॉइंट, जो टॉपिक है, जो फोकस है, वो है रेट्रोगेट डेबिलिटेटेड प्लैनेट के ऊपर। लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए भी हमें कुछ जो हमने टेक्निकल एक्सप्लेनेशन रेट्रोगेट प्लैनेट की डिस्कस की थी पिछले एपिसोड में, उसके कुछ की पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको ये चीज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। शास्त्रों में रेट्रोगेट प्लैनेट के लिए कई जगह बहुत कुछ लिखा हुआ है और अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन एक चीज़ वहाँ पे क्लियर है सभी जगह कि रेट्रोगेट प्लैनेट पावरफुल होता है। नीच का ग्रह और नीच राशि में स्थित ग्रह जो कि वक्री हो जाए, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, उनके बिहेवियर में क्या अंतर है। और शास्त्रों में लिखा गया है बहुत जगह पे कि अगर नीच का ग्रह वक्री हो जाए तो उच्च के समान फल देने लगता है। ऐसा क्यों लिखा है? जबकि वो नीच राशि में स्थित है, तब फिर उच्च का कैसा फल देगा? आज इस बात को एक्सप्लेन करता हूं। अपनी इस चीज को हमें समझने के लिए हमें रेट्रोगेशन के प्रोसेस के जो कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, ऑलरेडी हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस कर रखा है, वहाँ पे आपको डिटेल्ड मैनर में मिल जाएंगे। वहाँ से कुछ जो की पॉइंट्स हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, उसका डिस्कस करना यहाँ भी बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण आपको ये जो एपिसोड है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ पाए। रेट्रोगेशन होता क्यों है और क्या रेट्रोगेशन को ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है कि ग्रह उल्टा चलने लगता है। रेट्रोगेशन का मतलब एक सामान्य अर्थ, एक शाब्दिक अर्थ, एक बुकी जो अर्थ है, ये लिखा गया है कि कोई ग्रह उल्टा चलने लगता है अपनी ऑर्बिट में। इसको हम रेट्रोगेशन कहते हैं, वक्री होने की प्रक्रिया कहते हैं। लेकिन जो कि एक्चुअल पोजीशन है, जो कि प्रैक्टिकल पोजीशन है, कोई भी ग्रह अपनी ऑर्बिट में पीछे की तरफ नहीं जाता है। तो रेट्रोगेशन है क्या? रेट्रोगेशन में तो एक इल्यूजन है, एक भ्रम है मन का, कि जब हम पृथ्वी से
किसी ग्रह को देखते हैं तो ये प्रतीत होता है कि वह ग्रह पीछे की ओर जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि वह ग्रह भी आगे की ही दिशा में आगे आ रहा है, लेकिन हमको पृथ्वी पे ऐसा देखने से प्रतीत हो रहा है कि वह ग्रह पीछे की ओर जा रहा है। ऐसा कब प्रतीत होता है? इस चीज को समझने के लिए हमें उदाहरण लेना पड़ेगा कि जैसे दो गाड़ियां जा रही हैं, एक धीमी गति से जा रही है, एक तेज गति से जा रही है। जाहिर सी बात है, जो तेज गति से जा रही है वो धीमी गति वाली गाड़ी को ओवरटेक करेगी। जब वो ओवरटेक करेगी, जब दोनों गाड़ियां करीब आ जाएंगी और तेज गति वाली गाड़ी जब उसको ओवरटेक करके आगे निकलेगी, तब उस दशा में जब हम तेज वाली जो गाड़ी जा रही है उससे पीछे पलट करके धीमी वाली गाड़ी को देखेंगे तो ऐसा हमें प्रतीत होगा कि वो गाड़ी पीछे की ओर जा रही है। लेकिन हकीकत यह है कि दोनों ही गाड़ियां आगे की डायरेक्शन में जा रही हैं, लेकिन हम ये भ्रम जनरेट हुआ कि वो गाड़ी पीछे की ओर जा रही है, क्योंकि वो गाड़ी उसको ओवरटेक करके आगे निकल रही है। पीछे पलट के देखने पर ऐसा लगा कि वो गाड़ी पीछे की ओर जा रही है, लेकिन ये भ्रम है, वास्तविक सच्चाई नहीं है। तो इस सेम प्रोसेस यहां पे आ जाएगा कि कोई भी ग्रह अपनी ऑर्बिट में पीछे की तरफ नहीं चलता है, सारे ग्रह अपनी ऑर्बिट में आगे की तरफ चलते हैं। तो यहां पे एक की पॉइंट जो क्लियर हो रहा है वो ये हो रहा है कि रेट्रोगेशन तब होता है कि जब पहला ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट दोनों जब करीब आ जाते हैं, तभी इस तरह का भ्रम मन में उत्पन्न होता है, इल्यूजन मन में जनरेट होता है कि वो दूसरा वाला ग्रह पीछे की ओर जा रहा है। यह हकीकत नहीं है, लेकिन ये भ्रम मन में उत्पन्न होता है। तो पहला की पॉइंट क्या होता है कि रेट्रोगेशन के प्रोसेस के समय दोनों ग्रह लगभग समीप रहते हैं, या तो बराबर होंगे। बराबर ये प्रोसेस कब स्टार्ट होगा कि जब पहला वाला ग्रह पीछे की ओर होगा और धीरे धीरे पहले उसके बराबर आएगा दूसरे वाले ग्रह के और वहां से आगे निकल जाएगा, तब ये इल्यूजन होगा। या कोई ग्रह पीछे की ओर आ रहा है, पीछे है, इस वाली पोजीशन से इसको देखेंगे तो यही चीज होगा कि वो पीछे की ओर जा रहा है। तो भी तो समझिए, रेट्रोगेशन का पहला की पॉइंट निकल गया कि जब दोनों ऑब्जेक्ट आसपास होते हैं, जब दोनों ग्रह आसपास होते हैं, दोनों के बीच पहला ग्रह और दूसरा ग्रह, जब दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होती है, तो पहला की पॉइंट ये है कि जब दोनों ग्रहों के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होती है तब ये रेट्रोगेशन का प्रोसेस अकर होता है, तब ये होता है। मतलब कि कोई भी ग्रह अपनी ऑर्बिट में पीछे की ओर नहीं चलता, और जब वो अपनी ऑर्बिट में होता है आगे की ओर। अब इसको पहले डिस्कस करते हैं, पहली मूलभूत बात पे आते हैं। देखिए, पहली जो की पॉइंट है, जो पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है रेट्रोगेशन प्रोसेस का, वो ये है कि जो सूर्य की जो एक ऑर्बिट होती है सभी प्लैनेट्स की, सूर्य के चारों तरफ एक ऑर्बिट जो सारे प्लैनेट की होती है, वह सर्किल शेप में ना होकर के एलिप्टिकल शेप में है, ओवल शेप में है। और जो हमारा सूर्य ग्रह है वह एकदम सेंटर पे स्थित नहीं है। तो उस एलिप्टिकल जब कोई ऑर्बिट किसी प्लैनेट की ओवल शेप की है, अंडाकार शेप की है, तो जाहिर सी बात है कि जो सन की जो डिस्टेंस होगी उस ग्रह की ऑर्बिट से, वह सारे पॉइंट पे एक समान नहीं होगी, क्योंकि ग्रह की ऑर्बिट अंडाकार शेप की है, एलिप्टिकल शेप की है। तो जब सूर्य जैसे यहाँ पे स्थित है, तो एक पॉइंट ऐसा होगा कि जहां से उस ऑर्बिट की दूरी कम होगी, और एक पॉइंट ऐसा होगा कि जहां से सूर्य की दूरी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि जो ऑर्बिट है वो अंडाकार शेप की है, एलिप्टिकल शेप की है। और इसीलिए सूर्य की उस ग्रह की ऑर्बिट से हर जहां की जो डिस्टेंस है वो एक समान नहीं है, उसमें भिन्नता है, डिफरेंस है। और कोई ग्रह जब अपनी ऑर्बिट में मूव करता हुआ सूर्य के करीब आता है, जैसे ये कोई ग्रह मूवमेंट करता हुआ सूर्य के जब करीब आने लगता है, तो जो सूर्य का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो प्लैनेट के ऊपर अप्लाई होने लगता है, प्लैनेट के ऊपर लगने लगता है। तब प्लैनेट क्या करता है, ये अपनी स्पीड को बढ़ाता है, अपनी गति को बढ़ा देता है। सूर्य की जो ग्रेविटेशनल फोर्स आ रही है, जो सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल आ रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए ग्रह की स्पीड बढ़ जाती है। ये ऐसा तब होता है कि जब ग्रह सूर्य अपनी कक्षा में जब ग्रह जब मूवमेंट करता है आगे की ओर, तो किसी ऐसे पॉइंट पे जहां पे उसकी डिस्टेंस और सूर्य की डिस्टेंस, सूर्य और उसके बीच की डिस्टेंस है,
कम होने लगती है, क्योंकि ऑर्बिट अंडाकार शेप की है। तो जब सूर्य और उस ग्रह के बीच की डिस्टेंस कम होने लगती है, तब ग्रह की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है सूर्य की ग्रेविटेशनल फोर्स को हैंडल करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए। और ग्रह जब अपनी ऑर्बिट में, चूंकि ऑर्बिट अंडाकार शेप का है, तो जब ग्रह अपनी ऑर्बिट में सूर्य से दूरी पर जाने लगता है, क्योंकि सूर्य की ऑर्बिट की जो डिस्टेंस है वो सभी जगह पे डिफरेंट है, अलग अलग है। तो यहां से यहां की दूरी देखिए कम है, और यहां से यहां की दूरी देखिए ज्यादा है। तो जब सूर्य के करीब प्लैनेट आने लगता है तो उसकी गति बढ़ जाती है सूर्य की ग्रेविटेशनल फोर्स को हैंडल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। और जब ग्रह अपनी ऑर्बिट में सूर्य से दूरी की ओर जाने लगता है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, ये मिनिमम है, ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं मिनिमम डिस्टेंस है और ये मैक्सिमम डिस्टेंस है। तो जब कोई ग्रह मैक्सिमम डिस्टेंस पर आने लगता है, सूर्य से दूर जाने लगता है, तो एक निश्चित दूरी के बाद उसकी गति धीमे होने लगती है। भाई जब कोई ग्रह अपनी ऑर्बिट में सूर्य से दूर जाने लगता है तो उसके ऊपर वो जो सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा होता है उसमें धीमा आने लगता है, कम होने लगता है उसका। जब कोई ग्रह अपनी ऑर्बिट में सूर्य से दूरी पर जाने लगता है तो सूर्य का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, उस ग्रह के ऊपर कम होने लगता है, कम होता हुआ अप्लाई हो चला जाता है। मतलब अब वो ग्रह सूर्य से दूरी पर जा रहा है तो सूर्य का फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर कम लग रहा है, कम अप्लाई हो रहा है, तो वो क्या करेगा, अब ग्रह रिलैक्स हो जा रहा है। तो वो इसलिए अपनी स्पीड को धीमा कर रहा है, क्योंकि वो सूर्य से दूरी पे जा रहा है। एक निश्चित दूरी के बाद वो उस ग्रह की स्पीड धीमी होने लगती है, क्योंकि उसके ऊपर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल कम अप्लाई हो रहा होता है, जिसके फलस्वरूप उस ग्रह की स्पीड धीमी होने लगती है। तो यहां से दूसरा की पॉइंट निकल के आता है, जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि ग्रह अपने ऑर्बिट में जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, उसकी जो स्पीड है वो एक समान नहीं है। जब कोई ग्रह सूर्य के करीब पहुंचता है तो सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स को मैनेज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए उसकी स्पीड ज्यादा होती है। और जब कोई ग्रह सूर्य से दूर जाने लगता है तो एक निश्चित दूरी के बाद सूर्य का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस प्लैनेट के ऊपर कम होने लगता है, जिसके फलस्वरूप उसकी गति धीमी होने लगती है। तो रेट्रोग्रेशन का जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये निकला कि ग्रहों की अपनी ऑर्बिट में जो स्पीड है एक समान नहीं है। निर्भर इस बात पे कर रही है कि वो जब किसी भी पॉइंट पे जब उस ग्रह की डिस्टेंस और सूर्य की डिस्टेंस, दोनों के मध्य के बीच में डिस्टेंस को देखेंगे, इस पे डिपेंड करेगा। उस ग्रह और सूर्य के बीच की डिस्टेंस है जितनी कम होती जाएगी, ग्रह की स्पीड उतनी ज्यादा तेज होती जाएगी। और सूर्य और ग्रह के बीच की डिस्टेंस जितनी ज्यादा होती जाएगी उतना ही ग्रह की स्पीड धीमी होती चली जाएगी। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो ये रेट्रोगेशन, यहाँ पे जो एक कंक्लूजन निकल के आता है कि जब रेट्रोगेशन का प्रोसेस होता है, वक्रत्व का प्रोसेस होता है, तो रेट्रोगेट प्लैनेट उस समय धीरे चल रहे होते हैं। सामान्य ग्रहों की अपेक्षा, सामान्य मार्गी ग्रहों की अपेक्षा, सामान्य डायरेक्शनल प्लैनेट की अपेक्षा रेट्रोगेट प्लैनेट अपनी सामान्य गति से धीमे चल रहे होते हैं। एक ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको नोट करिएगा कि एक जो ग्रह की जो स्पीड है अपनी ऑर्बिट में एक समान नहीं है और ग्रह की स्पीड बदल रही है, डिपेंड मैंने बता दिया किस चीज पे करेगा। तो ये ग्रह की स्पीड, दूसरा कंक्लूजन निकल के आ गया कि ग्रह की स्पीड अपनी ऑर्बिट में एक समान नहीं है, उसमें चेंजेस आते हैं डिस्टेंस के आधार पर। और ग्रह की स्पीड, ये जब रेट्रोगेशन का प्रोसेस होता है तो ये कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि उस समय ग्रह की चाल धीमी होने लगती है। इसीलिए जब आप देखिए कि कोई ग्रह जब रेट्रोगेशन पीरियड में होता है, वक्रत्व के पीरियड में होता है, गोचर में आप देखिए तो उसकी डिग्री को घटता हुआ दिखाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में तो ये मान के चलते हैं कि वो प्लेनेट अर्थ से देखने पर पीछे की ओर जा रहा है, लेकिन उसका वास्तविक रीजन ये है कि डिग्री को इसलिए घटाई जाती है कि कोई ग्रह अपनी ऑर्बिट में एक समान स्पीड से नहीं चल रहा है, कहीं पे तेज है कहीं पे धीमा है। तो जो ग्रह धीमा हो रहा है, उसकी गति में जो धीमापन आ रहा है, उसको मैनेज करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए रेट्रोगेशन पीरियड के दरमियान उस ग्रह की स्पीड को, उसकी ग्रह की डिग्री को घटता हुआ दिखाते हैं जब तक वह ग्रह वक्री होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब ग्रह
अपनी ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है और अर्थ, और जो पहला पॉइंट है कि अर्थ से देखने पे प्रतीत हो, जो मेन पॉइंट देखिए कि पृथ्वी से देखने पे प्रतीत होता है कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट पीछे की ओर जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए पृथ्वी है, ये अगर अपनी ऑर्बिट में पीछे है, मान लीजिए सपोज ये मरकरी है, ये अर्थ है, तो अर्थ यहाँ पे है और मरकरी पीछे है, तो अर्थ से देखने से ऐसा लग रहा है कि मरकरी पीछे की ओर जा रहा है। हकीकत ये है कि मरकरी भी आगे जा रहा है, अर्थ भी आगे जा रहा है, लेकिन चूंकि अर्थ की किसी पर्टिकुलर टाइम पे पोजीशन आगे है मरकरी से, तो अर्थ से देखने पे ये फील हो रहा है, पृथ्वी से देखने पे महसूस हो रहा है कि मरकरी पीछे की ओर जा रहा है, जबकि हकीकत नहीं है, भ्रम है। तो मतलब यहां पे हो गया कि कुछ पॉइंट छन के आ गए। अब इसमें से एक मेन पॉइंट और निकाल लीजिए, एक की पॉइंट इंपॉर्टेंट और नोट कर लीजिए कि रेट्रोगेशन का प्रोसेस मैंने शुरुआत में बताया था। रेट्रोगेशन तब होता है कि जब दोनों ऑब्जेक्ट, दोनों ग्रह आसपास आते हैं, आसपास रहते हैं, तब ये रेट्रोगेशन का जो भ्रम है, ये इल्यूजन है, तब जनरेट होता है। तो ये आसपास होने का मतलब क्या है कि वह ग्रह अपनी ऑर्बिट में जब मूवमेंट कर रहा होता है और पृथ्वी अपनी परिक्रमा कर रही होती है, तो रेट्रोगेशन का प्रोसेस तब होता है, जैसे मैंने पहला सिद्धांत बताया था कि दोनों ऑब्जेक्ट जब पास पास होते हैं तब रेट्रोगेशन का सिद्धांत लागू होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेट्रोगेशन के प्रोसेस के समय उस ग्रह के बीच की दूरी और अपने ऑर्बिट में मूवमेंट कर रही पृथ्वी के बीच की दूरी बहुत कम हो जाती है। मतलब रेट्रोगेशन प्रोसेस के समय वह ग्रह पृथ्वी के बहुत समीप होता है, वह ग्रह पृथ्वी के बहुत समीप होता है। तो कंक्लूजन क्या क्या निकला कि रेट्रोगेशन पीरियड के दरमियान ग्रह धीमे चल रहा होता है, तो अन्य सामान्य ग्रहों की अपेक्षा, अन्य सामान्य डायरेक्शन की अपेक्षा ग्रह धीमे चल रहा है। तो जब ग्रह धीमे चल रहा है तो फल भी धीमे देगा। सामान्य ग्रहों की अपेक्षा जो सामान्य डायरेक्शनल प्लैनेट है, सामान्य मार्गी प्लैनेट है, उनकी अपेक्षा रेट्रोग्रेड प्लैनेट धीमे फल देगा क्योंकि वो धीमे चल रहा है। दूसरा मेन कंक्लूजन, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि रेट्रोगेशन प्रोसेस के दरमियान अर्थ और उस ग्रह के बीच की जो डिस्टेंस है, पृथ्वी और उस ग्रह के बीच की दूरी है, बहुत कम होती है। तभी, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था आपको, रेट्रोगेशन तब होता है जब दोनों ऑब्जेक्ट, दोनों ग्रह आसपास हो। तो रेट्रोगेशन प्रोसेस के दरमियान उस ग्रह की अपनी ऑर्बिट में और पृथ्वी की अपनी ऑर्बिट में, दोनों के बीच में जब डिस्टेंस नापी जाए तो बहुत कम होती है। इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि रेट्रोगेशन के प्रोसेस के दरमियान वह ग्रह पृथ्वी के बहुत समीप होता है। तो चूंकि पृथ्वी के समीप है तो उसका पृथ्वी पर प्रभाव भी ज्यादा होगा, इन्फ्लुएंस भी ज्यादा होगा, इंपैक्ट भी ज्यादा होगा। इसीलिए सडबल की अगर हम बात करें तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट को एक अतिरिक्त बल दिया जाता है, चेष्टा बल। और तकरीबन सभी शास्त्रों में माना गया है कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट बलवान होते हैं, पावरफुल होते हैं। ऐसा जो उसका टेक्निकल रीजन है कि रेट्रोगेशन के प्रोसेस के दरमियान वह ग्रह पृथ्वी के बहुत समीप है अन्य सामान्य मार्गी ग्रहों की अपेक्षा। तो कोई चीज जो कि आपसे 2 किलोमीटर दूर है और कोई चीज जो आपके जस्ट सामने है, किसका प्रभाव ज्यादा होगा? वो जो चीज आपके जस्ट सामने है। तो एक कंक्लूजन क्या निकल के आ गया कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट धीमे चलते हैं, इसलिए धीमे फल देते हैं। और चूंकि पृथ्वी से समीप होते हैं रेट्रोगेशन प्रोसेस के दरमियान, इसलिए रेट्रोग्रेड प्लैनेट का सामान्य मार्गी ग्रहों की अपेक्षा, सामान्य डायरेक्शनल प्लैनेट की अपेक्षा पृथ्वी पर प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। कई जगह तो इसे 3 गुना बताया गया है कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट 3 गुना बलवान हो जाता है। ऑलरेडी हमने उच्च के जो ग्रह वक्री हो जाते हैं उनके बारे में डिस्कस पिछले एपिसोड में कर रखा है, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है, उसको आप देखिएगा। टेक्निकल डिफिनीशन रेट्रोगेशन प्रोसेस की मैंने एक एपिसोड में बता रखा है, उसको पूरा देखिएगा। और अब देखिए 2 चीजें छन के आ गई कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट पावरफुल होते हैं और धीमे चल रहे होते हैं। यहां पे 2 चीजें कंट्राडिक्ट हैं। अब दोनों को कोरिलेट करिए कि ये ग्रह बहुत पावरफुल है क्योंकि पृथ्वी के समीप है, लेकिन ये उसका ये चीज उसके पास एक की पॉइंट हो गया। दूसरा की पॉइंट क्या है कि वो सामान्य मार्गी ग्रहों की अपेक्षा धीमे चल रहा है और डिस्टेंस उसकी
सामान्य मार्गी ग्रहों की अपेक्षा पृथ्वी के ज्यादा करीब है, इसीलिए सामान्य मार्गी ग्रहों की अपेक्षा उसका पृथ्वी के ऊपर ज्यादा प्रभाव है। पृथ्वी पे हम लोग रह रहे हैं तो इसका मतलब उस ग्रह का हमारे ऊपर ज्यादा प्रभाव है रेट्रोग्रेड प्लैनेट का। इसी कारण षटबल में वक्री ग्रहों को चेष्टा बल दिया जाता है ये, और तकरीबन हर शास्त्रों में माना जाता है कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट सामान्य मार्गी ग्रहों की अपेक्षा बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो ये तो चलिए ठीक है कि वो बहुत समीप है इसलिए पावरफुल है, लेकिन इनकी गतिधि में ये एक नेगेटिव पॉइंट आ जाता है कि ग्रह की अवस्था कोई भी हो, चाहे ग्रह उच्च का हो चाहे नीच का हो, लेकिन उसकी गति धीमी है तो फल भी धीमे देगा। तो फल धीमे देने का मतलब ये है कि वो फल जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट देगा वो स्मूथ ना हो करके, कंसिस्टेंट ना हो करके, उसमें संघर्ष होंगे, उतार चढ़ाव होंगे, ऑब्स्टेकल्स होंगे, व्यवधान वगैरह भी होंगे भाई। क्योंकि अगर आप ऐसे समझिए, जो सामान्य मार्गी ग्रह हैं वह जातक का जीवन पे प्रभाव डाल रहे हैं, वक्री ग्रह भी जातक के जीवन के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं। और जो सामान्य ग्रह है वो किसी व्यक्ति को कोई काम किसी व्यक्ति का 40 दिन में करता है। सामान्य मार्गी ग्रह, एक उदाहरण दे रहा हूं, कि लेट सपोज किसी आदमी काम 40 दिन में करता है और रेट्रोग्रेड प्लैनेट क्या है, उससे धीमे चल रहा है, तो उसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए रेट्रोग्रेड प्लैनेट ज्यादा समय लेगा। तो जब ज्यादा समय लेगा तो मतलब क्या हुआ कि वो एक कंसिस्टेंट और एक स्मूथ फल ना देकर के उसमें उतार चढ़ाव रखेगा, संघर्ष रखेगा, ऑब्स्टेकल्स वगैरह रखेगा। और चूंकि पृथ्वी पर उसका प्रभाव ज्यादा है सामान्य मार्गी ग्रहों की अपेक्षा, तो आप उससे बच भी नहीं पाएंगे, उसके इन्फ्लुएंस से, उसके इंपैक्ट से। अगर वह आपकी कुंडली में फेवरेबल ग्रह है तो उसको आपके जीवन में सामान्य ग्रहों की अपेक्षा बहुत बड़ी सक्सेस ऐसा रेट्रोग्रेड प्लैनेट दे सकता है। अगर वो आपकी कुंडली में फेवरेबल ग्रह है, योग कारक है, भाग्येश है, तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सफलता आपके जीवन में ऐसा ग्रह दे सकता है। क्योंकि यह ग्रह पृथ्वी से समीप है। जब कोई रेट्रोग्रेशन का प्रोसेस होता है तो ऐसा ग्रह पृथ्वी के समीप होता है, जिसके फलस्वरूप अगर वो आपकी कुंडली में कोई फेवरेबल ग्रह वक्री हुआ है, आपकी जन्म कुंडली में कोई फेवरेबल ग्रह वक्री हुआ है, भाग्य से योग कारक ग्रह है, तब तो फिर आपकी लॉटरी लग गई। वो आपको ऐसी सफलता दे सकता है कि जो कि सामान्य मार्गी ग्रहों की जो लिमिट है उसकी लिमिट से परे है। बहुत बड़ी सक्सेस आपकी लाइफ में दे सकता है, क्योंकि रेट्रोग्रेड प्लैनेट का प्रभाव पृथ्वी पर ज्यादा है, मतलब हम लोगों के ऊपर ज्यादा है। डिफरेंस क्या आ रहा है कि वो स्मूथ फल ना देकर के स्ट्रगल करा के सफलता देगा। लेकिन अगर एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट आपकी लिए कुंडली में, मान लीजिए लग्नेश वक्री हो जाए, या फिर कोई योग कारक ग्रह वक्री हो जाए, कोई भाग्येश वक्री हो जाए, नवम भाव के स्वामी वक्री हो जाए, तो ये सोने पे सुहागा वाली स्थिति बन जाएगी। जो प्लैनेट आपको सामान्य अवस्था में फल कभी नहीं दे सकता था, असाधारण, अत्यधिक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट आपको एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट दे सकता है कि अगर वो आपकी कुंडली में फंक्शनल बेनिफिक है। फंक्शनल बेनिफिक, फंक्शनल बेनिफिक आपके लग्न कुंडली के लिए वो फेवरेबल ग्रह है, तो आपको अत्यंत असाधारण बहुत बड़ी सक्सेस दे सकता है, जितनी सामान्य मार्गी ग्रह नहीं दे सकता। बस ये कि आपको इसके लिए थोड़ा माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि हमें लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आएंगे, संघर्ष करना पड़ेगा। हो सकता है कोई काम एक बार में ना हो, 2 बार में करना पड़े, 3 बार में करना पड़े। और सामान्य मार्गी ग्रह नॉर्मल चल रहे, नॉर्मल में हम अपना फल देंगे। और देखिए एक कंक्लूजन और नोट करिएगा कि जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट का एक कंक्लूजन है वो ये है कि मैंने क्या बताया आपको, सामान्य मार्गी ग्रह तब तक सामान्य रहते हैं जब तक अपनी ऑर्बिट में वह सूर्य की जद में रहते हैं। मतलब उनकी ऑर्बिट में जो उनकी डिस्टेंस है उस ग्रह की सूर्य से जब कम रहती है, तब वो क्या करते हैं कि नॉर्मल तेज स्पीड में चलते हैं सूर्य की ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करने के लिए। और सूर्य क्या है, राजा है, किंग है। तो जब आप राजा और किंग के ऑब्जर्वेशन में हैं, डायरेक्टली उनके इन्फ्लुएंस में हैं, तब आपको नियम के साथ, रेगुलेशन के साथ, कानून कायदे के साथ रहना पड़ेगा। और रेट्रोग्रेशन में क्या होता है कि प्लैनेट अपने ऑर्बिट में सूर्य से दूर जाने लगता है और एक निश्चित दूरी के बाद उसकी स्पीड घटने लगती है, क्योंकि सूर्य का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके ऊपर कम होने लगता है।
तो जब सूर्य से उस ग्रह की दूरी बढ़ने लगती है, ग्रह की गति धीमी होने लगती है, मतलब ग्रह रिलैक्स हो रहा होता है, क्योंकि उसके ऊपर सूर्य का इन्फ्लुएंस, प्रभाव कम हो रहा होता है, इंपैक्ट कम हो रहा होता है उस ग्रह के ऊपर सूर्य का प्रभाव। जिसका मतलब क्या हुआ, सूर्य क्या है, राजा। राजा क्या करता है, रूल रेगुलेशन डिफाइन करता है, कानून डिफाइन करता है, विधान बनाता है, विधि बताता है। तो जब ग्रह दूर है, रिलैक्स्ड है, सूर्य का प्रभाव उसके ऊपर कम हो रहा है, तब ऐसा ग्रह मनमानी कर सकता है। भाई हमारे आप समाज को देखिए, पुलिस है, कोर्ट है, लॉ है, तब हर एक व्यक्ति के मन में इसका डर है, भय है कि हमें नियम कायदे के साथ रहना पड़ेगा, अन्यथा अगर हम किसी प्रकार का गलत काम करेंगे तो हमें दंडित किया जाएगा। इसके लिए पुलिस बनी है, कोर्ट बनी है, और ग्रहों को नियमित, उनको नियंत्रित करते हैं सूर्यदेव। तो जब कोई ग्रह वक्री होता है तो अपनी कक्षा में सूर्य से दूर जाने लगता है, अपनी ऑर्बिट में सूर्य से दूर जाने लगता है, अपने आप को रिलैक्स फील करने लगता है। उसको ऐसा लगने लगता है कि जो कानून के जो विधि विधान है, रूल रेगुलेशन है, उसके ऊपर वो उस तरीके से अप्लाई नहीं हो रहे, तो वो अपनी फिर मनमानी करने लगता है। इसीलिए कहा जाता है जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट का जो बिहेवियर है वो अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है, कई बार ड्रामेटिक हो जाता है, पकड़ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो अपनी कक्षा में सूर्य से दूरी जा रहा है, रिलैक्स हो रहा है, उसके ऊपर राजा का प्रभाव कम हो रहा है। तो जब राजा का प्रभाव कम हो रहा है तो ऐसा ग्रह अपनी मनमानी कर सकता है, नाटक कर सकता है, नौटंकी कर सकता है, ड्रामा कर सकता है लाइफ में। इसीलिए किसी वक्री ग्रह की एक निश्चित पैटर्न में कह देना कि ये करेगा, ऐसा संभव नहीं है। हाँ, बस ये है कि हो सकता है कोई कार्य हो सकता है आपके एक बार में न सिद्ध हो, 2 बार में सिद्ध हो, 3 बार में सिद्ध हो, इस तरह से थोड़ा स्ट्रगल लाइफ में बढ़ा देगा। लेकिन एक बात नोट करिएगा कि जो वक्री ग्रह आपको लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस दे सकता है, वो मार्गी ग्रह नहीं दे पाएगा, क्योंकि उस ग्रह का, वो अगर रेट्रोग्रेशन के टाइम पे पृथ्वी के समीप है तो उसका हम लोग के ऊपर प्रभाव ज्यादा है। अब देखिए, नीच का ग्रह अगर वक्री हो जाए, भाई कोई सामान्य नीच का ग्रह है जो अपनी नीच राशि में स्थित है, और एक वो ग्रह जो कि नीच का होकर के वक्री हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ? और शास्त्रों में कई जगह क्यों लिखा है कि कोई ग्रह जब नीच का होता है और वक्री हो तो उच्च के समान फल देने लगता है। सारी चीजें आपको रेट्रोग्रेशन मैंने प्रोसेस यहाँ पे और क्लियर कर दी, जिससे आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, कोई ग्रह नीच का है और वक्री हो गया, वक्री होने पे कंक्लूजन क्या निकला कि रेट्रोग्रेशन के प्रोसेस के समय वह ग्रह अपनी सामान्य गति से धीमे चल रहा होगा। तो जब धीमे चल रहा है तो फल भी धीमे देगा। तो चाहे वह ग्रह उच्च का हो चाहे नीच का हो, एक चीज जो निश्चित मान के चलिए कि थोड़ा स्ट्रगल और संघर्ष के बाद ही फल देगा। दूसरी बात, अलबत्ती वह ग्रह अपनी नीच राशि में स्थित था, और नीच राशि में स्थित होने के कारण वह ग्रह पीड़ित था, दुर्बल था, डिस्कंफर्ट में था, अनकंफर्टेबल था, दुर्बलता आ गई थी उसके अंदर, क्योंकि अपनी नीच राशि में है। लेकिन जब रेट्रोग्रेड हो गया, वक्री हो गया, तो वक्री होने के कारण जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था कि रेट्रोग्रेशन के प्रोसेस के समय ग्रह की दूरी और पृथ्वी के बीच की दोनों की दूरी बहुत कम हो जाती है। जब दोनों ग्रह आसपास होंगे तभी ये रेट्रोग्रेशन का प्रोसेस फील होता है, इल्यूजन जनरेट होता है। तो अलबत्ते वो अपनी नीच राशि में था, जाहिर है, सहमत है, लेकिन वो वक्री था, और वक्री होने के कारण उस ग्रह की समीपता अन्य सामान्य जो नीच ग्रह होते हैं उनकी अपेक्षा उस नीच ग्रह की जो दूरी और पृथ्वी और उस ग्रह के बीच की जो दूरी थी बहुत कम हो गई थी, वक्री होने के कारण। मतलब अगर वो ग्रह नीच का होकर वक्री हो गया तो उस समय और उस ग्रह के बीच और पृथ्वी के बीच की दूरी थी, पृथ्वी अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है, वो अगर अपनी ऑर्बिट में मूव कर रहा है, लेकिन जो दोनों की जो डिस्टेंस है रेट्रोग्रेशन के प्रोसेस के समय बहुत कम हो जाती है, जिसके फलस्वरूप अलबत्ती वो अगर नीच राशि में स्थित है, लेकिन पृथ्वी से समीप हो जाने के कारण, रेट्रोग्रेशन के कारण वो अगर पृथ्वी के समीप आ गया, और समीप आ जाने के कारण उस ग्रह में पावर आ गई। पावर क्यों आ गई? क्योंकि रेट्रोग्रेशन के प्रोसेस के समय वह ग्रह पृथ्वी के करीब आ गया। तो अलबत्ते वो अपनी नीच राशि में था, लेकिन उसको एक सपोर्ट मिल गया वक्री होने के कारण। उसकी जो डिस्टेंस थी पृथ्वी से, वह सामान्य नीच के जो ग्रह होते हैं, नॉर्मल नीच के ग्रह, उनकी अपेक्षा उसकी डिस्टेंस उस ग्रह की
नीच का जो ग्रह वक्री है उसकी और पृथ्वी के बीच की दूरी कम है, वो अगर पृथ्वी के समीप आ गया रेट्रोगेशन प्रोसेस होने के कारण, जिसके फलस्वरूप उस ग्रह का पृथ्वी के ऊपर प्रभाव ज्यादा होगा। अन्य सामान्य मार्गी ग्रहों की अपेक्षा उस ग्रह के वक्री प्रोसेस के दरमियान, रेट्रोगेशन प्रोसेस के दरमियान पृथ्वी के समीप आ जाने के कारण उस ग्रह का पृथ्वी के ऊपर प्रभाव ज्यादा होगा, इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा। लेकिन चूंकि ऑलरेडी वो अपनी नीच राशि में है, पीड़ित है, बलहीन है, दुर्बल है, लेकिन उसको एक सपोर्ट मिल गया। लोग कहते हैं ना, कोई अगर कोई विकलांग आदमी है, उसको वो बैसाखी मिल जाए तो उसको खड़ी होने लायक हिम्मत मिल जाती है, स्टैंड होने लायक सपोर्ट मिल जाता है। तो वही चीज आप यहां पर समझिए कि ग्रह नीच राशि में तो था और दूसरा वाला भी ग्रह नीच राशि में था, लेकिन जो एक ग्रह है वो वक्री है। तो वक्री होने के कारण उसकी दूरी पृथ्वी से समीप हो गई, और समीप होने के कारण जो उसकी दुर्बलता थी, जो पावरलेस था, उसको थोड़ा बल का सपोर्ट मिल गया, पावर का सपोर्ट मिल गया, क्योंकि उसकी दूरी और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो गई। तो अलबत्ते चूंकि इवन वो अपनी नीच राशि में था, दोनों ग्रह अपनी नीच राशि में है, लेकिन जो सामान्य नीच ग्रह है, जो नॉर्मल नीच का ग्रह है, उसके बीच की दूरी और अर्थ के बीच की दूरी ज्यादा है। और जो एक नीच का ग्रह है वक्री हो गया है, और जो पृथ्वी के बीच की दूरी कम है रेट्रोगेशन के प्रोसेस दरमियान, तो ये उसकी दूरी पृथ्वी के समीप आ जाने के कारण उसको बल मिल गया। आप ऐसा समझिए कि कोई पेशेंट जिसको डिहाइड्रेशन हो गया होगा, कई बार वॉमिटिंग हो गई हो, कई बार टॉयलेट वगैरह चला गया हो, शरीर का बहुत पानी निकल गया हो, तो आदमी बहुत दुर्बल है, लेकिन उसको अगर हम डिस्पेंसरी ले जाएंगे तो वहां पर उसको अगर 5-6 बोतल ग्लूकोज चढ़ गया, तो ये ताकत उसको आर्टिफिशियली दी गई है, बाहर से दी गई है। लेकिन 5-6 बोतल ग्लूकोज चढ़ जाने के बाद उसको अपने पास बैठ सकने की हिम्मत आ जाएगी, चल फिर सकने की हिम्मत आ जाएगी। तो उसको कंपनसेट किया गया ग्लूकोज वगैरह चढ़ा करके। आप ये मैं उदाहरण दे रहा हूं, थोड़ा इसको समझिएगा इस चीज से, कि वो बलहीन था, दुर्बल था, लेकिन पृथ्वी के समीप आ जाने के कारण सामान्य नीच ग्रहों की अपेक्षा उसके पास पावर ज्यादा आ गई, क्योंकि वो पृथ्वी के समीप है। लेकिन गति क्या है? धीमे है। तो चाहे उच्च का ग्रह वक्री हो जाए, चाहे नीच का ग्रह वक्री हो जाए, धीमे फल देगा, उतार चढ़ाव वो भी देगा, ऑब्स्टेकल वो भी देगा, उच्च का ग्रह वक्री होने पे और नीच का ग्रह भी वक्री होने पे। लेकिन उसको जो सपोर्ट मिल गया, पृथ्वी से समीपता उसकी आ गई रेट्रोगेशन प्रोसेस दरमियान, यह चीज उसको अपनी, अगर हम सरल भाषा में कहें, डेबिलिटी उस ग्रह की डेबिलिटी कैंसिल हो रही है, उस ग्रह का नीच भंग हो रहा है। इसको नियम, अब मैंने सारी चीजें समझा दी, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि इन सारी चीजों के कारण पृथ्वी के समीप आ जाने के कारण उस नीच ग्रह की डेबिलिटी कैंसिल हो रही है, नीच भंग हो रहा है। ये इस तथ्य से तो मैं सहमत नहीं हूं कि अगर कोई नीच का ग्रह वक्री हो जाए तो वो उच्च के समान फल देने लगता है। लेकिन ये चीज यहां पे मैं कह सकता हूं कि नीच का कोई ग्रह है, अगर वो वक्री हो जाए तो उसके फल में बेटरमेंट आ सकता है, अच्छापन आ सकता है, गुड रिजल्ट्स आ सकते हैं, क्योंकि वो आपको गुड रिजल्ट्स दे सकता है, क्योंकि वो पृथ्वी के समीप है रेट्रोगेशन प्रोसेस दरमियान। लेकिन स्ट्रगल के लिए तो आपको वहां भी तैयार रहना पड़ा था, उच्च के वक्री ग्रह में और नीच के वक्री ग्रह में भी स्ट्रगल और संघर्ष के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इजी वे में कुछ नहीं मिलेगा, स्ट्रगल करने के बाद मिलेगा, ऑब्स्टेकल झेलने के बाद मिलेगा। लेकिन ऐसा जो नीच का ग्रह वक्री हो जाता है तो ये डेबिलिटी उसकी कैंसिल हो रही है, नीच भंग हो रहा है, जिसके फलस्वरूप एक स्ट्रगल के उपरांत, एक संघर्ष के उपरांत आपको जीवन में ऐसा ग्रह सफलता देने में सक्षम है। संघर्ष क्यों कराएगा? रीजन ये है भाई, आप लोग कहेंगे ना कि भाई जब वो वक्री हो गया तो अच्छा फल दे देना चाहिए, डिले, संघर्ष इसे लेकर आएगा तो उसको डिले करना है, क्योंकि अन्य सामान्य नीच ग्रहों की अपेक्षा जो ग्रह नीच का है पर वक्री हो गया वो धीमे चल रहा होता है। अपितु उसको एक सपोर्ट मिल गया, पृथ्वी के समीप पहुंच गया रेट्रोगेशन के दरमियान, लेकिन चल तो धीमे रहा है ना, तो वो किसी भी चीज को डिले करा के ही फल देगा, तो ऑब्स्टेकल, संघर्षों के बाद ही फल देगा। तो ये उसकी डेबिलिटी कैंसिल हो रही है। और अगर कोई आपकी कुंडली में कोई अगर आपकी लग्न कुंडली के लिए कोई फेवरेबल ग्रह, कोई योग्य कारक ग्रह या भाग्येश या लग्नेश वक्री हो जाए, न नीच राशि में हो लेकिन वक्री हो,
आपका कोई कुंडली का कोई फेवरेबल ग्रह अगर नीच का है लेकिन वो वक्री है, तब तो फिर यहां पे आपको अच्छे फल मिलेंगे। ये नहीं कह सकते कि वो उच्च के समान फल देने लग जाएगा, लेकिन वह ग्रह आपको अच्छे रिजल्ट जीवन में देगा संघर्ष के उपरांत, अगर वो आपकी कुंडली लगने कुंडली के लिए फेवरेबल ग्रह है। आप भाई कोई आपकी दुकान पे कोई मरीज आया, कोई डॉक्टर के यहाँ कोई पेशेंट आया, डिहाइड्रेशन का शिकार हो गया, वॉमिटिंग हो गई कई सारी, टॉयलेट कई बार हो गया, उसको 5-6 बोतल ग्लूकोज चढ़ा दिया तो उठने बैठने लायक उसके अंदर हिम्मत आ गई। लेकिन अगर आप कहो कि भाई किसी सामान्य आदमी की तरह दौड़ जाओ तो नहीं दौड़ पाएगा, क्योंकि उसके पास सपोर्ट मिला है लेकिन वो नॉर्मल नहीं हुआ है। तो ये जो तथ्य है कि कोई नीच का ग्रह वक्री हो जाने तो उच्च के समान फल देने लगता है, ये सही नहीं है। लेकिन एक चीज से सहमत ही है, जो रीजन भी मैंने बताया आपको, कि वह ग्रह के पृथ्वी से समीप हो जाने के कारण रेट्रोग्रेशन के दरमियान उसकी डेबिलिटी कैंसिल हो रही, नीच भंग हो रहा है। तो एक स्ट्रगल के उपरांत ऑब्स्टेकल झेलने के पश्चात, संघर्ष झेलने के पश्चात ऐसा ग्रह सफलता दे सकता है, और स्ट्रगल इसलिए करा देगा क्योंकि धीमी गति से चल रहा है। तो मित्रों ये था आज का हमारा एपिसोड। कोई नीच का ग्रह वक्री हो जाए तो उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आ जाते हैं, कैसा फल होता है। एपिसोड अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं तो यहाँ पर थोड़ा एक चीज और कंटिन्यू कर देता हूँ। ये तो मैंने बताया था फंक्शनल बेनिफिट होने पे। अब किसी ग्रह के नैसर्गिक स्वभाव में क्या अंतर आएगा। अगर कोई ग्रह वक्री हुआ है तो अगर वो नेचुरल बेनिफिट है, जैसे गुरु है, शुक्र है, कोई स्वाभाविक शुभ ग्रह है, तो उसकी शुभता में ध्यान दीजिएगा, नैसर्गिक चीजों में बात कर रहा हूं, फंक्शनल बात नहीं कर रहा हूं, तो उसके नैसर्गिक जो गुण हैं उसमें वृद्धि हो जाएगी, उसकी शुभता की वृद्धि हो जाएगी। अगर कोई नैसर्गिक तौर पर शुभ ग्रह वक्री हुआ है तो उसकी शुभता में वृद्धि हो जाएगी रेट्रोग्रेशन के दरमियान। और कोई अगर अशुभ ग्रह, कोई पापक ग्रह वक्री हुआ है तो उसके अशुभता में, पापक जिसका स्वभाव है उसमें वृद्धि हो जाएगी। तो नैसर्गिक शुभ ग्रह और ज्यादा शुभ हो जाएंगे और नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट और ज्यादा उनके अंदर मेलेफिसिटी और आ जाएगी और ज्यादा पापकपन आ जाएगा। लेकिन ये नेचुरल की बात कर रहा हूं, नैसर्गिक स्वभाव पे। एक्चुअल में फल किस पे आएगा, दोनों को मिलाकर के देखना पड़ेगा। नेचुरल, उनका नैसर्गिक गुणदोष स्वभाव और उनका फंक्शनल गुणदोष स्वभाव, दोनों के आधार पर ही किसी प्रकार का फल कहा जा सकता है। तो मैं तो ये था आज का हमारे एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।